हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड डिस्कस किया था और उसमें हमने एक ही टाइप की कंस्ट्रेंट को यूज़ किया था, वो थी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स। अब हम मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स के तौर पे देखते हैं कि डुअल सिंप्लेक्स मेथड कैसे बिहेव करता है। जैसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डुअल सिंप्लेक्स मेथड में अगर प्राइमल सिंपल सिंप्लेक्स मेथड को अगर हम देखते हैं तो उसमें हम स्टार्ट लेते थे फिजिबल प्राइमल, इनफिजिबल डुअल, और हम इनफिजिबल डुअल को फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाके ऑप्टिमलिटी अचीव करते थे। जब डुअल भी फिजिबल हो जाता था तो हम कहते थे हमारा ये प्राइमल जो है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो ये तो बात थी सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में। डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में चलते थे। उसमें हम स्टार्ट लेते थे इनफिजिबल प्राइमल और फिजिबल डुअल, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता था कि हम इनफिजिबल प्राइमल को फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाएं, और जैसे ही हमारा प्राइमल फिजिबल हो जाता था और डुअल ऑलरेडी फिजिबल होता था तो हमारी ऑप्टिमलिटी अचीव हो जाती थी। तो पहले हमने तमाम कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन टाइप्स की ली थी, ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब हम एक नया प्रॉब्लम लेते हैं जिसको डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, और उसमें कंस्ट्रेंट्स की टाइप लेस देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। तो देखते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड किस तरह से बिहेव करता है। तो सेम उसी तरह सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने। इस दफ़ा हम प्रॉब्लम ले रहे हैं मैक्सिमाइजेशन। तो ज़रा नोट कीजिएगा, डुअल को किसी और तरह से हमने पिक करना है। तो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए ये सारे वेरिएबल्स आप इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा z माइनस 4x1 प्लस x2 माइनस 5x3 इक्वल टू 0। और इधर आप लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो नेगेटिव स्लैक इंट्रोड्यूस करवाया। लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो आपने स्लैक वेरिएबल, पॉजिटिव स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। जैसे कि एक ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स अगर हम इसको एम टेक्निक से सॉल्व करना चाहें तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ज़रूर इंक्लूड होगा। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि आप डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज़ किए बगैर आप सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो आपके पास इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप इसको आइट्रेशंस टेबल के अंदर प्लेस करेंगे। तो वही मेथड है, इसको एज इट इज़ ये आपकी 0 है, -4 +1 -4 आगे 0 0 0, ये आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रो 0 जिसको कहेंगे। इसी तरह ये वैल्यूज़ आपने उसी तरह प्लेस कर दी, क्योंकि ये 3 1 5 1 3 4 5 3 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0, राइट हैंड साइड 30 है, 30 प्लेस कर दिया आपने। नेक्स्ट रो 5 8 7 0 -1 0 40, ये आपके पास ये रो आ गई। लास्ट रो 4 6 5 0 0 1 36, ये आपकी 36। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपने देखा होगा, सबसे पहले हम जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को टेबल में लेके आते हैं तो हम चेक करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं। जाहिर है एक ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है, डेफिनेटली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो करस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। तो आपने देखा ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारी की सारी, ये जो डायगोनल है ये +1 और +1 होना चाहिए। एक नेगेटिव है, इट मीन्स हमने इसको 1 लेके आने और देन आपने उसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस रो में 1 है, इस रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये रिक्वायर्ड फॉर्म में है। इस रो में अगर इस रो को देखें तो इसमें ये -1 इस आइडेंटिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इट मीन्स इसको प्लस करने के लिए
इस सेकंड वाली रो को दोनों साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो को देखें, 1 ही हमें चाहिए, इसका मतलब इधर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो जितनी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स होती हैं तो मीन्स उतनी ही रो, जितनी रोज ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स होंगी उतनी ही रोज नेगेटिव होंगी और उतनी ही रोज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। तो इसमें एक ही रो वायलेशन कर रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो सिर्फ इस रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास ये मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, आपके पास ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके न्यू रिजल्ट, अब आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें चाहिए थी वो मिल गई। तो इसका मतलब है सबसे पहला टास्क जब आप इस मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हो और इधर प्लेस करते हो, सबसे पहले आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मीट करना है कि आपकी जो रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो है, होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको माइनस के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपका ये, जिसको हम प्राइमल सोल्यूशन कहते हैं, तो ये इनफिजिबल आ जाएगा। तो आप देखें तो वही स्टार्ट पे कंडीशन वही है। आपका स्टार्ट पे डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, प्राइमल इनफिजिबल और डुअल फिजिबल। तो ज़रा देखते हैं, प्राइमल तो आपका इनफिजिबल है, डुअल फिजिबल है या नहीं। और जैसे आपको पता है मैक्सिमाइजेशन में जीरो में जो वैल्यूज पड़ी हैं उसको एस इट इज डुअल के तौर पे लेना है। मिनिमाइजेशन में इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए पिक करते थे, वो आपका डुअल होता था। जबकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में सेम जो जी के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं वो डुअल की ही वैल्यूज हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये डुअल हमारा जो सोल्यूशन है ये -4 1 -5 0 0 0 0, ये आपका डुअल सोल्यूशन है, ना कि इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके रीड करें। वो मिनिमाइजेशन के केस में हम उसको साइन चेंज करके उसको डुअल की वैल्यू बनाते थे, डुअल वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते थे। जबकि मैक्सिमाइजेशन में जो जी में पड़ा हुआ है वही डुअल की वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं स्टार्ट पे हमने क्या करना है, प्राइमल इनफिजिबल और आपका डुअल फिजिबल होना चाहिए। जबकि देखें -4 -5, डुअल आपका फिजिबल नहीं है। मैक्सिमाइजेशन है, सेम वही वैल्यूज डुअल की वैल्यूज हैं, तो आप देख रहे हैं -4 और -5, तो डुअल आपका फिजिबल नहीं है। तो आप मिक्स कंस्ट्रेंट्स में ये सिचुएशन आएगी कि ये तो आपका इनफिजिबल होगा प्राइमल, तो डुअल फिजिबल नहीं होगा बल्कि वो भी इनफिजिबल होगा। अगर सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम लिया था उसमें सारी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू थी, तो उसमें हमने स्टार्टिंग पे हमारी क्या था, प्राइमल इनफिजिबल डुअल फिजिबल, और हम इसी को लेके जा रहे थे टुवर्ड्स फिजिबिलिटी और डुअल मेंटेन रह रहा था फिजिबली। जबकि इधर अगर आपकी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी और लेस देन इक्वल टू भी है, तो दोनों तरफ प्राइमल भी इनफिजिबल मिलेगा और आपको डुअल भी इनफिजिबल मिलेगा। तो इसलिए मिक्स्ड टाइप कंस्ट्रेंट को सेपरेट केस के तौर पे सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर आपका प्राइमल भी इनफिजिबल हो और डुअल भी इनफिजिबल हो तो इट मीन्स आप लिविंग और एंटरिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पहले वाले केस में तो ये था प्रीवियस लेक्चर में, जब ये इनफिजिबल था और ये फिजिबल था तो आपने लिविंग वेरिएबल का पहले डिसाइड किया था, एंटरिंग का कर ही नहीं सकते थे, मिनिमाइजेशन था, एंटरिंग वेरिएबल मिल ही नहीं रहे था, तो आपने इसको लिविंग का पहले डिसाइड किया था और फिर एंटरिंग रेशो टेस्ट लगा के डिसाइड किया था। जबकि इधर प्राइमल भी इनफिजिबल है, यानी आप लीव कर सकते हैं, जो नेगेटिव वैल्यू उसको रिमूव करना है तो लिविंग वेरिएबल आपका मिल सकता है। एंटरिंग में भी आपको एंटरिंग वेरिएबल मिल सकता है क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में मोस्ट नेगेटिव को आप एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ रेशो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एंटरिंग भी मिल रहा है और आपको लिविंग भी मिल रहा है। तो मिक्स्ड टाइप कंस्ट्रेंट्स में आपको लिविंग भी मिलेगा, एंटरिंग भी मिलेगा। उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आप
इसको डुअल वाइज चल सकते हो कि डुअल इनफिजिबल है तो पहले उसको एंटरिंग ले सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि पहले प्राइमल को फिजिबल बनाने के लिए इसकी नेगेटिव जो वैल्यू है उसको लीव कर सकते हो। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो प्राइमल इनफिजिबल को टुवर्ड्स फिजिबल पहले फर्स्ट चॉइस रख लें और बाद में सेकंड पे इसको रखें कि आपको डुअल को आपने फिजिबल बनाना है। एक चॉइस ये है, या दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आपने डुअल को फिजिबल पहले बनाना है, फिजिबिलिटी की तरफ लेके जाना है, और प्राइमल का डिसीजन बाद में लेके जाना है। लेकिन प्रैक्टिस में ये बात आई है, अगर आप इस प्रॉब्लम को डिफरेंट वेज के साथ कैलकुलेट करें, तो अगर आपको प्राइमल भी इनफिजिबल है और डुअल भी इनफिजिबल है तो आप प्रेफरेंस दें कि पहले प्राइमल को फिजिबल बनाएं। तो अगर आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और आपका प्रॉब्लम दोनों तरह से आ रहा है कि आप लिविंग वेरिएबल भी कर सकते हैं और एंटरिंग वेरिएबल भी, तो कोशिश करें कि प्राइमल को पहले यानी प्राइमल वाला टेस्ट आप पहले लगाएं। सिंप्लेक्स मेथड वाले को आप चूज कर सकते हैं फर्स्ट लेवल पे, कि आप मैं कहना ये चाह रहा हूँ सिंपल सिंप्लेक्स मेथड को प्रेफरेंस देनी है अगर आपको दोनों साइड्स पे ये मिल रहा है। यानी अभी मुझे ये भी इनफिजिबल मिल रहा है, ये भी इनफिजिबल मिल रहा है, तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड से मैंने सॉल्व करने हैं, तो मैं जो सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में डिसीजन लेता था उसको प्रेफरेंस दूंगा। और उसमें क्या था, हम एंटरिंग वेरिएबल पहले डिसाइड करते थे। तो अभी ये भी ऑप्शन है कि मैं लीव कर सकता हूँ पहले, बाद में एंटरिंग करूँ, लेकिन प्राइमल में सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में मैं एंटरिंग वेरिएबल का पहले डिसीजन करता था, वही हम इस केस में भी करेंगे। ये मैंने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, अब डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एंटरिंग भी है और लीविंग की, तो आप सबसे पहले सिंपल सिंप्लेक्स मेथड वाला मेथड अडॉप्ट करोगे, मींस एंटरिंग पहले। तो मैक्सिमाइजेशन का केस है, मैक्सिमाइजेशन में एंटरिंग वेरिएबल होता है मोस्ट नेगेटिव, ये -4 है -5, तो मोस्ट नेगेटिव आपका एंटरिंग होता है। तो आप पहले ये डिसीजन लोगे सिंप्लेक्स मेथड के हिसाब से कि मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग। ये जब आपने एंटरिंग लिया तो ये आपका पिवटल कॉलम बन गया, और यहाँ से -40 आपका लिविंग का डिसीजन। तो आपका लिविंग का डिसीजन भी मिल रहा है, एंटरिंग का भी मिल रहा है, तो जाहिर है रेशो टेस्ट उस वक्त लगता है जब आप एक डिसीजन आपको मिल जाए दूसरा ना मिले, तो दूसरे के लिए आप रेशो टेस्ट लगाते थे। तो इधर इस आइट्रेशन में आपका रेशो टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एंटरिंग आपको मोस्ट नेगेटिव एंटरिंग मिल गया है, आप एंटरिंग वेरिएबल का डिसाइड कर चुके हो। प्राइमल आपका इनफिजिबल है तो इसको लीव करना है, तो सबसे पहले इसको लीविंग मैंने ले लिया, तो मुझे एंटरिंग भी मिल गया, लीविंग भी मिल गया, मुझे रेशो टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेथड वही सेम है, ये आपकी लिविंग रो है, ये आपका एंटरिंग कॉलम है, तो पिवट आपका ये बन जाएगा। तो आपका एंटरिंग x3 है और लीव कर रहा है u2, तो अगली आइट्रेशन में x3 आपकी u2 पे की जगह ले लेगा, तो ये x3 आपकी u2 की जगह पे आ गया। तो u1 और u3 उसी तरह आएंगे। ये आपकी पिवट एलिमेंट है, तो आप पिवट एलिमेंट को 1 लेना है, तो इस पूरी रो को, जो पिवटल रो है, इसको पिवट एलिमेंट से डिवाइड करके -7 से पूरी रो को डिवाइड कर दें, तो न्यू पिवट रो आपके पास आ जाएगी ये। तो इस पूरी रो को -7 के साथ डिवाइड किया, तो न्यू पिवट रो आपके पास ये आ गई, यानी -5 डिवाइड बाई -7 ये आ गया, -8 डिवाइड बाई पिवट एलिमेंट -7, 8/7, -7 डिवाइड बाई पिवट एलिमेंट्स है 1, और इस तरह से आपके पास ये सारी रो कैलकुलेट हो जाएगी। तो दूसरे रो ऑपरेशंस आपने क्या लगाने, आपका ये 1 आ गया, और आपके ऊपर और नीचे सारे जीरोस चाहिए, जी में भी कोएफिशिएंट आपको 0 चाहिए, इसमें भी 0 चाहिए और इसमें भी 0 चाहिए। और आप सेम जो सिंप्लेक्स मेथड में, सिंपल सिंप्लेक्स मेथड में आप रो ऑपरेशन लगाते थे, वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद आप ये नई आइट्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप रो ऑपरेशन लगा के आपके पास नई आइट्रेशंस आ गई,
और नई आइट्रेशन में आपने देखा ये आपका न्यू सोल्यूशन और ये आपकी न्यू ज़ीरो। तो ज़ीरो जो आपके पास है, तो फिर आप चेक करेंगे कि आपके प्राइमल का क्या स्टेटस है। पहले प्राइमल इनफिजिबल था, डुअल भी इनफिजिबल था, अब क्या है, आपका प्राइमल फिजिबल हो गया इस आइट्रेशन में, और ये जी की ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी आ चुकी है, ये फिजिबल हो गया। डुअल जैसे मैंने कहा मैक्सिमाइजेशन में ये एक भी अगर माइनस वैल्यू है तो डुअल इनफिजिबल होगा, तो डुअल अभी भी आपका इनफिजिबल है। तो प्राइमल फिजिबल होने में डुअल अभी भी इनफिजिबल है, तो अब आपका सेम ये प्रॉब्लम सिंपल सिंप्लेक्स मेथड वाला बन गया कि प्राइमल फिजिबल है, डुअल इनफिजिबल, आप डुअल को लेके जाएंगे टुवर्ड्स फिजिबिलिटी। तो वही आप एंटरिंग आपको मिल जाएगा मोस्ट नेगेटिव, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो मोस्ट नेगेटिव -3/7 है, ये -5/7, तो मोस्ट नेगेटिव आपका ये है, ये आपको एंटरिंग का डिसीजन मिल गया। लिविंग का डिसीजन इधर से क्योंकि सारे फिजिबल हैं तो अब आपको लिविंग नहीं मिल रहा, इसके लिए रेशो लगाएंगे। प्रीवियस केस में तो हमें इनफिजिबल मिल गया था तो हमें रेशो टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस केस में क्योंकि ये सारे प्लस वैल्यूज़ हैं, सोल्यूशन आपका प्राइमल सोल्यूशन, ये प्राइमल सोल्यूशन आपका फिजिबल है, तो अब लिविंग के लिए रेशो टेस्ट वही सेम, सोल्यूशन वैल्यू को डिवाइड करोगे पिवटल कॉलम में करस्पॉन्डिंग वैल्यू से, 10/7 डिवाइड बाय 5/7, 40/7 डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इन पिवटल कॉलम -1/7, तो डैश लगा दिया, रेशियो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 52 डिवाइड बाय 7, इस वैल्यू को डिवाइड करने आपने करस्पॉन्डिंग पिवटल कॉलम से वैल्यू के साथ 5/7, तो ये आपके पास रेशियो 2, ये आगे 50/2, ये क्योंकि नेगेटिव आ रही थी, नेगेटिव रेशियो को हम इग्नोर कर देते हैं, तो मिनिमम रेशियो आपकी लिविंग वेरिएबल। तो एंटरिंग और लिविंग का जैसे ही डिसाइड हुआ तो आप अगली रो कैलकुलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट आइट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पूरी रो को 5/7 आपने 1 लेके आना है, 5/7 से डिवाइड कर दें तो न्यू पिवटल रो आपके पास आ जाएगी, और ऊपर और नीचे जीरोस लाने के लिए आप न्यू रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास ये न्यू आइट्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि ये ऑलरेडी आपको पता है। तो नेक्स्ट फिर आपने देखा अगली आइट्रेशन में आपके पास ये जो प्राइमल सोल्यूशन था, ये वाला सोल्यूशन प्राइमल फिजिबल है, डुअल अभी भी एक नेगेटिव है, इनफिजिबल है, इट मीन्स अभी भी ये सोल्यूशन को ऑप्टिमल नहीं कहा जा सकता। ऑप्टिमल उस वक्त होगा जब ये भी फिजिबल होगा और डुअल भी फिजिबल होगा, तो इसका मतलब अभी फिजिबिलिटी, अभी ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुई। तो अगेन ये आपका फिजिबल है और डुअल इनफिजिबल, तो आप डुअल को टुवर्ड्स फिजिबल लेके जाएंगे और मोस्ट नेगेटिव आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो सिंपल सिंप्लेक्स मेथड वाला मेथड, एक ही वैल्यू नेगेटिव है वो एंटरिंग हो जाएगी, और अगर आप लिविंग के तौर पे देखें सारी फिजिबल वैल्यूज़ हैं तो डिसीजन नहीं मिल रहा, रेशो टेस्ट ही डिसाइड करेगी किसने लीव करना है। तो रेशो टेस्ट में आप क्या लगाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यू -4/5, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। रेशो आपने अनडिफाइंड लिख दी, इसको आपने लेना ही नहीं होता, ये रेशो आएगी सोल्यूशन कॉलम 6 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एंटरिंग कॉलम 3/5, ये आपका 10 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई 3/5, 6 डिवाइड बाई 1, तो ये आपका रेशो कैलकुलेट होगी। ये आपकी नेगेटिव थी, इसको आप इग्नोर कर दें। 6 आपकी मिनिमम है, ये आपका लिविंग, ये आपका लिविंग रो आपकी कैलकुलेट हो गई, और इस केस में ये एंटरिंग था, ये लिविंग वेरिएबल आपका डिसाइड हो गया, तो पिवट आपका बनेगा 1। अगेन आप इस सारी रो को पिवट एलिमेंट से डिवाइड कर दें, वो 1 है, 1 से डिवाइड करें सेम वही आ जाएगी, और फिर आपने ऊपर नीचे आपके जीरोस होने चाहिए, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, उसके लिए आप रो ऑपरेशन लगाएंगे और फिर एक पूरी की पूरी नई आइट्रेशन ये आप कैलकुलेट करोगे। अब आप देखोगे कि ये आपका फिजिबल, डुअल को चेक करेंगे कि ऑप्टिमलिटी आ गई यानी कि ये फिजिबल है, यानी आप गौर करें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इट मीन्स आपका डुअल भी फिजिबल हो चुका है। और हमने कहा था अगर आपका प्राइमल फिजिबल है और डुअल भी फिजिबल है तो इट मीन्स ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई।
ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। u2 इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 5, x3 इक्वल टू 12 बाई 5, x1 डिवाइड बाई x1 इक्वल टू 6। तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। लेकिन एक और देखें, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है और ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है, z इक्वल टू 36। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लेकिन आप देखें आपके प्रॉब्लम में इसमें जितने वेरिएबल्स बेसिक हैं उनके z में कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0। मीन x1 इसका z में कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। यस है। x3 का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। x3 0, यस। u2 0, यस। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो नॉन बेसिक हैं, मीन जिसमें जो मिसिंग है, x2 मिसिंग है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। x2, ये देखें x2 नॉन जीरो, बिल्कुल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। आपका u1 मिसिंग है, तो u1 नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो। u1 जीरो आ रहा है। तो ये यहाँ पे अगर आपका नॉन बेसिक वेरिएबल ऑप्टिमैलिटी लेवल पे नॉन ज़ीरो हो तो ये शो कर रहा है कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपने स्पेशल केसेस, सिंपलेस्ट मेथड के स्पेशल केसेस देखे होंगे, और सिंपलेस्ट मेथड का एक स्पेशल केस ये है कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा आपका प्रॉब्लम जो मॉडल है उसके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर ऑप्टिमैलिटी पे, ऑप्टिमल आइट्रेशन में किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के का कोएफिशिएंट z में अगर 0 है तो समझ लें कि आपके ये तो एक सोल्यूशन आपके पास मिल गया। इसके अलावा और भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम ऑब्जेक्टिव वैल्यू पे। तो अगर आप अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का लेक्चर इससे पहले देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप समझ लें कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन हम देख चुके हैं, एक और सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए एंटरिंग, क्योंकि अब सारे के सारे ऑप्टिमैलिटी अचीव हो चुकी थी, सारे नेगेटिव कोएफिशिएंट ख़त्म हो चुके हैं, सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्टिमा कहता है जो नॉन बेसिक वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 0 है उसको एंटरिंग वेरिएबल के तौर पे लेके आप फर्दर एक और सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम इसको एंटरिंग लेके और ऑप्टिमल, ये भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट ऑप्टिमल है, दूसरा ऑप्टिमल सोल्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये नेक्स्ट आइट्रेशन में मैंने इसको एंटरिंग वेरिएबल लिया, ये ऑलरेडी फिजिबल था, रेशो टेस्ट लगाना पड़ेगा, दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म, ये आपकी रेशो, दिस टर्म डिवाइड बाय दिस, ये रेशो, दिस डिवाइड बाय -1 इग्नोर कर दें। तो आपकी लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा, ये लिविंग, रेशो ने बताया, ये एंटरिंग, ये आइट्रेशन तो प्रीवियस ही आइट्रेशन मैंने लिखी हुई है जो ऑप्टिमल आपको मिली थी। तो इस नॉन बेसिक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट 0 है उसको एंटरिंग करते हुए एक और आइट्रेशन देख के दूसरा सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। तो ये वही सोल्यूशन है जो प्रीवियस स्लाइड में हमने ये लिया हुआ है, सेम वही सोल्यूशन। तो नेक्स्ट इसको एंटरिंग किया, रेशो टेस्ट से इसको लीव किया, एक और आइट्रेशन आ गई, उसमें आपका न्यू सोल्यूशन आपको मिला u2 5, u1 3, x1 9, और ये ऑप्टिमल है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो 0 है, 0 उसमें सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इट मीन्स ऑप्टिमल है। अगेन ये सोल्यूशन भी ऑप्टिमल है, और अभी आपने देखा ऑब्जेक्टिव वैल्यू आपकी इंक्रीज नहीं की। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन जो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा जिसको हम कहते हैं उसमें एक से ज़ायद सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या भी आप कह सकते हैं ये भी सोल्यूशन ऑप्टिमल है, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो z है ये 36 है इस सोल्यूशन वैल्यू के साथ, ये वैल्यू ये भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है और सेम उसी ऑब्जेक्टिव z के साथ। तो आप फर्दर इसको एक आर देखेंगे तो x3 इसमें नॉन बेसिक अगेन 0, अगेन इसको एंटरिंग करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास फिर एक नया सोल्यूशन आएगा, वो भी ऑप्टिमल होगा और z इंप्रूव नहीं करेगी, z 36 ही होगी। तो कितने पॉसिबल सोल्यूशंस आपके हो सकते हैं,
इनफाइनाइट। तो आपके पास आप उसी नॉन बेसिक को एंटर करते रहेंगे, न्यू सोल्यूशन आएगा विद द सेम वैल्यू ऑफ z, फिर एंटरिंग आपको मिलेगा, फिर आप एक और सोल्यूशन लेंगे, आपकी z चेन ही होगी बल्कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल पॉसिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो ये जो केस लिया है मैंने, जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड से डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व किया। डुअल सिंप्लेक्स मेथड से आपका ऑप्टिमलिटी अचीव होगी जब आपका प्राइमल फिजिबल बन गया और डुअल भी फिजिबल था, लेकिन एक और चीज़ नज़र आई कि ये ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा भी एग्जिस्ट करता है, तो आप मल्टीपल सॉल्यूशंस भी चेक कर सकते हैं। तो वो मैंने एक सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दिखाया, बाकी आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसमें ले सकते हैं। और आपको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक तरह से आपके पास एडवांटेज है कि आप अगर ये प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो Z36, अगर आपका प्रॉफिट 36 है तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन पे 36 लिया जा सकता है। तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो आपके पास सॉल्यूशन डिफरेंट लेने की ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि आप उन सब के लिए जो आपका Z वो 36 ही है। तो आज हमने डिस्कस किया अपना मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स को डुअल सिंप्लेक्स मेथड के साथ करने के लिए। तो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, अगर मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट्स होंगी तो आपके पास जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में टेबल के अंदर लेके आएंगे तो आपके पास वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वायलेशन होगी उसको जब कंप्लीट करेंगे तो आपका प्राइमल इनफिजिबल हो जाएगा और आपका स्टार्ट प्राइमल इनफिजिबल और डुअल भी इनफिजिबल से होगा। तो मिक्स टाइप कंस्ट्रेंट में ये फ़र्क है कि आपका प्राइमल इनफिजिबल, डुअल भी इनफिजिबल होगा। और मैंने अभी आपसे इस आज की लेक्चर में ये बात की है, अगर प्राइमल भी इनफिजिबल हो और डुअल भी इनफिजिबल हो तो आपने एंटरिंग का डिसीजन पहले लेना है या लिविंग का। तो मैंने कहा सिंपल सिंप्लेक्स मेथड को एडवांटेज देना है, उसको प्रेफरेंस देनी है, उसको पहले एंटरिंग का डिसीजन आप लेंगे। और अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स आपके पास प्रॉब्लम सारी की सारी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स है तो डेफिनेटली आपका प्राइमल इनफिजिबल होगा और डुअल फिजिबल होगा। तो आपके पास एक ही वे है कि आप लिविंग का पहले डिसाइड करोगे।